तो अयान, ये बताइए कि आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से लाते हैं और आप कौन सी क्लास में हैं? मैं क्लास 6 में हूँ, और जो सोर्स है जिससे मुझे सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती वो मेनली बुक्स या इंटरनेट होता है। चलें ये बताएं कि यूनिवर्स, यहाँ से तो हमें बड़ी खूबसूरत लगती है ना, कायनात जिसे हम कहते हैं, तो बेसिकली यूनिवर्स में क्या क्या है? यूनिवर्स में अगर आप एक पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव लें अर्थ से निकलने की, तो अगर आप अर्थ से दूर जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको मून नज़र आएगी। मून के बाद आपको हमारे सारे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स मिलेंगे जो कि सन के गर्दिश करते हैं। उसके बाद जो सोलर सिस्टम है वो एक स्टार सिस्टम है, बहुत सारे स्टार सिस्टम से हमारी गैलेक्सी के अंदर, और हमारी गैलेक्सी जो है वो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की वजह से होल्डेड टुगेदर है। जितनी भी सारी गैलेक्सी जो मिलके क्लस्टर्स बनाते हैं, क्लस्टर्स मिलके सुपर क्लस्टर्स बनाते हैं, और सारे सुपर क्लस्टर्स कंबाइन होकर हमारी पूरी यूनिवर्स बनाते हैं। सो आई कैन से कि इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इट्स फिल्ड विद थिंग्स। आज जो है सुना है कि ब्लू मून भी है। डू यू नो दैट? यस। ये क्या चीज़ होता है ब्लू मून? ब्लू मून इट्स एक निकनेम है। इसका जो रियल फिनोमेना है इसका नाम है सुपर मून। सुपर मून एक ऐसा पॉइंट होता है जब जो मून है वो अर्थ की सबसे क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी में होता है। तो व्हाट हैपेंस इज़ दैट कि जो मून है वो हमें रेगुलरली से ज़्यादा लार्जर लगता है, और जो मून है वो एक ब्लूइश ग्लो भी देता है ज़्यादा करीब होने से, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो रिफ्लेक्ट होता है मून के सरफेस से। सही। तो उसकी वजह से जो लार्ज ब्लूइश मून होता है उसे हम सुपर मून कहते हैं। सुपर मून कहते हैं, ठीक है। त्यान, ये बताइए कि मुझे पता चला कि आपको रॉकेट बहुत पसंद है, और वो क्यों इतना पसंद है आपको? एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये रॉकेट्स की कि आप देखें कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स होती है जिससे स्पेस में जाते हैं, और फिर वो स्पेस में बहुत सारे एक्सप्लोरेटरी मिशंस करते हैं ह्यूमन साइंस के लिए। तो इसमें हमारे साइंस की जो जितनी भी नॉलेज होती है वो बढ़ते रहती है, तो इसलिए रॉकेट्स मुझे पसंद है। रॉकेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू थी जब ह्यूमंस ने उसे इन्वेंट की थी। अच्छा, कौन कौन से रॉकेट्स हैं, आपको कुछ नाम पता है उनके? स्पेस शटल, और उसके बाद सैटर्न 5, डेल्टा 4, एटलस 5, स्पुतनिक 1, सैटर्न IVB। सही। तो ये किस किस काम आते हैं? जो स्पेस शटल है वो 1981 में बना था, और जो स्पेस शटल का मेन टास्क था वो ये था कि उस टाइम पे लॉन्ग ड्यूरेशंस तक कोई भी ह्यूमन बीइंग स्पेस में रह नहीं सकता था। फ्यू डेज के बाद उन्हें वापस अर्थ पे आ जाता था, वरना क्या होता है कि देयर ऑक्सीजन एंड फूड सप्लाईज वुड रन आउट। So they created the space shuttle, a rocket that could launch into space and then return back to the earth like a conventional airplane। वहाँ जो स्पेस शटल है वो सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होता था, और ह्यूमन बीइंग्स भी 2 वीक्स तक एट मैक्सिमम स्पेस में रह सकते थे। उसके बाद सैटर्न 5 जो है उसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि जो सैटर्न 5 है इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट्स ह्यूमैनिटी इज एवर क्रिएटेड, और जो सैटर्न 5 है इट्स इवन टॉलर देन द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। एंड द सैटर्न 5 was used to carry astronauts, particularly Neil Armstrong, to the moon. The Saturn V was composed of 3 stages. The first stage lifted off from the Earth. The second stage helped it to escape the stratosphere. The third stage helped it get into orbit and then escape the Earth's orbit in order to enter the sphere of influence of the moon. और जो थर्ड स्टेज है उसके ऊपर एक फेरिंग थी जिसके अंदर एक लूनर लैंडर होता है। जो लूनर लैंडर है उसके ऊपर एक कमांड मॉड्यूल होता है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठते हैं। वाह। एक बार फेरिंग्स डिप्लॉय कर दिए, जो कमांड मॉड्यूल है वो टर्न होके डॉक करते थे लूनर मॉड्यूल के साथ, और वो दोनों स्पेसक्राफ्ट साथ मून पे जाते थे। अब
3 एस्ट्रोनॉट्स होते थे सैटर्न 5 पे, एक एस्ट्रोनॉट कमांड मॉड्यूल में रहता, बाकी 2 मून लूनर मॉड्यूल में शिफ्ट हो जाते हैं। फिर जो लूनर मॉड्यूल है वो अनडॉक कर देता कमांड मॉड्यूल से और मून के सरफेस पे आता। अब जो वो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो मून पे थोड़े दिनों तक रहेंगे, फिर वापस लॉन्च होंगे और कमांड मॉड्यूल के साथ डॉक होंगे। एक बार एस्ट्रोनॉट्स वापस कमांड मॉड्यूल में आ गए, जो लूनर मॉड्यूल है वो अनडॉक्ड हो जाएगा और जो रॉकेट है वो एक और लूनर बर्न करेगा, मतलब वो अपनी स्पीड थोड़ी से बढ़ाएगा मून की ग्रेविटी एस्केप करने के लिए, जिससे वो वापस अर्थ की ग्रेविटी में आ जाएगा और वो फिर वापस अर्थ पे लैंडिंग कर लेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये जो कंट्रीज है और सब कॉन्टिनेंट है, इनमें क्या फ़र्क है? आम लोग हम समझते हैं, थोड़ा सा मतलब है कि अभी तो वाज़े करें क्या है कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स में फ़र्क ये कि बेसिकली जो कंट्री होता है ना, जिसे हम मुल्क कहते हैं, कंट्री एक लैंड मास होता है जो कि पॉलिटिकली क्रिएटेड होता है। वो पॉलिटिकली एक कंट्री जो है वो कोई जियोग्राफिकल लैंडफॉर्म नहीं होता। जो कंट्री है वो हमेशा पॉलिटिकली क्रिएटेड होता है हमेशा, ठीक है। जो अगर कोई रिबेलियन हो किसी और कंट्री में, अगर वो रिबेलियन सक्सेसफुल हो तो वो उस कंट्री से ब्रेक ऑफ करके एक न्यू कंट्री फॉर्म होता है। उसके बाद कॉन्टिनेंट्स जो है वो जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स की जो डेफिनेशन है वो है लार्ज लैंड मासेस सेपरेटेड टू ईच अदर बाय ओशंस। अच्छा, कॉन्टिनेंट्स जो है वो जियोग्राफिकली सेपरेटेड होते हैं, जियोग्राफिकली आइडेंटिफाइड होते हैं, और जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं सब एक ओशन बॉडी की वजह से सेपरेटेड है, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है, वो एक कॉन्टिनेंट है। हमारी जो डेफिनेशन है कि कॉन्टिनेंट्स ओशन से सेपरेटेड है, ये इसमें एक ह्यूज फ्लॉ है। और सबसे बड़ा फ्लॉ ये कि हम यूरोप और एशिया को डिफरेंट कॉन्टिनेंट समझते हैं, ठीक है, लेकिन यूरोप और एशिया के दरमियान कोई भी सी वाटर तो नहीं होता ना। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक कल्चरल डिफरेंस है, क्योंकि यूरोप का कल्चर एशिया से बहुत डिफरेंट है। लेकिन अगर आप ये कल्चरल डिफरेंस करें तो इस तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है सब एक दूसरे से डिफरेंट हो गए, सब कॉन्टिनेंट्स हो गए ना, क्योंकि सबकी कल्चरल डिफरेंट है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये जो कल्चरल आइडेंटिटी है इसे ख़त्म करके यूरोप और एशिया को एक ही कॉन्टिनेंट बना देते हैं, यूरेशिया। यूरेशिया, ओके जी। उसके बाद हम अब अमेरिकाज पे आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट समझते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है वो पनामा कनाल से कनेक्टेड है, और एटलीस्ट दे यूज्ड टू बी, लेकिन 1920s में एक न्यू प्रेसिडेंट आया था अमेरिका में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, और उसने ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए उस कैनाल को कट कर दिया था। लेकिन फिर भी जो कैनाल है वो अभी सिर्फ 13 मीटर्स डीप है। तो अगर आप डिसरिगार्ड करें कि पनामा कैनाल अभी तक से कनेक्टेड है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका भी एक ही कॉन्टिनेंट है, अमेरिका। और अगर आपको पनामा कैनाल डिसरिगार्ड करना है, आपको स्विस कैनाल भी डिसरिगार्ड करना है, जो कि अफ्रीका और एशिया को सेपरेट करता है। तो अगर स्विस कैनाल में भी तो कोई वाटर नहीं है, तो इस तरीके से अफ्रीका भी यूरेशिया का पार्ट हुआ, तो हमारे पास एफ्रो यूरेशिया आ गया। उसके बाद फिर अंटार्कटिका पे चले जाते हैं। अब अंटार्कटिका जो है उसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं, लेकिन अंटार्कटिका में जो मेजॉरिटी चीज़ है ना वो आइस शीट है, जो कि वाटर के ऊपर फ्लोट करी। अगर हम इस आइस शीट को रिमूव करेंगे तो अंदर से जो असली लैंड मास है ना अंटार्कटिका का, वो ज़्यादा स्मॉलर है जितना हम समझते थे। तो अगर आप फिर भी अंटार्कटिका को कॉन्टिनेंट ही कहना चाहते हैं, आप अंटार्कटिका को डिमोट नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से फिर ग्रीनलैंड भी एक कॉन्टिनेंट हुआ, मेडागास्कर भी कॉन्टिनेंट हुआ, जापान भी कॉन्टिनेंट हुआ, हवाई भी कॉन्टिनेंट हुआ। ये सब डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं। ये तो बड़ी दिलचस्प बात आपने बता दी कि भाई बढ़ सकते हैं। अब बहरहाल हमारे साइंसदान, हमारे जो ज्योग्राफी के माहिर हैं वो इस पर जरूर सोचेंगे कि भाई बच्चे आजकल के ये सोच रहे हैं, आपने तो हमें साथ बताए थे, ये तो पता नहीं क्या है। क्या बनना चाह रहे हैं आप? फ्यूचर क्या है आपका? मेरा फ्यूचर है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। इंशाल्लाह। एस्ट्रोनॉट मतलब आप रॉकेट में सफर करेंगे? रॉकेट में सफर करके स्पेस में रहूंगा। स्पेस में रहूंगा, दैट्स गुड, वेरी नाइस। अयान, ये बताइए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुई थी और उसके रीजंस क्या थे?
जो Second World War III, it began on in September 1939, and for that reason we have to go back to 1918. That was the time when World War I ended and the Germans lost against the Allies, the Americans, French and Russians. Now there was one specific soldier in the German army, his name was Hitler, Adolf Hitler. So what happened was that in 1918 the Americans finally beaten the Germans, and the Germans were forced to sign a treaty called the Treaty of Versailles in Paris. Now the Treaty of Versailles was a very harsh treaty for the Germans, because what it said was that Germany should destroy its air force. A German air force should no longer exist. Then the Germans should reduce their army to only 10,000 people, and there were a few more measures to make sure that Germany's army was so weak that it could never start a new war again. And the Americans and the Germans were forced to pay a huge debt for the war crimes in that World War I. And Hitler was a person who loved Germany, and he was, even though he was an Austrian, he liked Germany more because it contained because Hitler was a racist. He liked Germany more because it contained one of the races he proven to be the best, and it was called the Aryans. Now Hitler was really angry when he found out that Germany had lost in the war, and he was feeling like he should pay the Allies back. So what happened was that in 1933 Hitler went to the Prime Minister of that time, Hindenburg, and told Hindenburg to make him Chancellor. However, a few months after Hindenburg had made Hitler Chancellor, Hindenburg died, and after his death Hitler became the Prime Minister in his area. Now Hitler changed the democracy that ruled Germany at that time into a dictatorship, and now he was ordering everybody over there to make a new, bigger and stronger army for Germany and make new weapons for them, because Hitler told all of his army that they had only 4 years to create a new army for Germany, and then they would launch a surprise attack on Europe. At that time, what happened was that Hitler also holded an Olympic sports in his country, so that he could make sure that Germany was innocent and they weren't planning for any war. So that's why he started an Olympics in 1936. But right 3 years after that, the army was ready, and Germany launched their first invasion, a surprise attack on neutral Poland. The reason why Germany chose to attack Poland first was because after World War I, in the Treaty of Versailles, it was also written that Germany's territory should be reduced, and Germany was being split into two parts by an area called the Polish Corridor, and it was basically a corridor of Poland which split Germany into two parts, and Germany didn't like it. क्या आपको लगता है कि World War III होगी? World War III हो तो सकती है. There are large possibilities. How? And one of the biggest possibilities of a new invention that we have just created, and that invention is called a military space satellite. You know, before in the past, satellites were used for innocent purposes, like TV broadcasting or telling about the weather forecasting, or basically science research using them as telescopes. But now there are three countries which are called the big three: America, China and Russia. These three countries have found another use for satellites, their militaristic purpose. Wow. Now, you know, fighting a war in space can have big consequences, especially when we already have a atomic bomb in our hands. We could create and load atomic missiles or any other kind of missiles onto a satellite. A satellite could shoot any missile at and lock onto other targets, and it could also
crash into other satellites to blow them up. It's called a kamikaze way of attacking. Thing is that these missiles could also have the possibility to shoot back down on Earth. Imagine you are with war with India. India sent one of its satellites into space, Yes. and the satellites aim to launch an atomic bomb from space over Karachi. How could you protect yourself from that? No words. Thank you so much, Ayan. Best of luck for your future. कुछ मैसेज देंगे आप अपने फ्रेंड्स को? Yes. क्या देंगे मैसेज? I would tell them you have to learn a bit more. You have to learn a bit more in order to have success in this world.